नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर इवोल्यूशन की। पैरासिटिज्म का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में चर्चा करने वाले हम। ठीक है, इस बार मैं देख लेता हूँ। जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और नोटिफिकेशन जो है वो आपको भेज दिया गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। बार बार से वही। ठीक है, ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा टॉपिक आज का इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। जो टॉपिक है हमारा वो वैसे तो है आपका टॉपिक क्या, पूरा टॉपिक लिखा नहीं था मैंने। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म यहाँ लिख ही देता हूँ मैं। ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का जो इवोल्यूशन है, इसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा मैं कमेंट बॉक्स वाला अपना ऊपर तो आएगा तो पता लग जाएगा। ओके, ठीक है, चले देखिए। तो हम कह रहे हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो होता है हमारा, ठीक है, ये भी हमने मार्क पेज रीड कर, जुड़िए जल्दी जल्दी से। इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी अपना कनेक्ट कर जाइए एक साथ, तो फिर हम करते हैं क्लास को शुरू। ठीक है, ओके। एक बार जो भी अपना कमेंट बॉक्स है आपका अपना, में आप जो है मैसेज कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप लोग जुड़ नहीं पाते हो, कोई बात नहीं है, चलो शुरू करते हैं हम। तो देखो, पैरासिटिज्म हमने पढ़ा, पैरासिटिज्म का मतलब हमने जाना। पहले हम टॉपिक डाल लेते हैं हमारा ओरिजिन, स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज्म। ये जो पैरासिटिज्म है, ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, पैरासाइट आए कहाँ से, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखो, जो पैरासिटिज्म है ना, ये पैरासिटिज्म ऐसा माना जाता है कि हमारे पास में जब से ये धरती बनी है, जब से ये धरती बनी है, तब से ही पैरासाइट्स जो है हमारे साथ में, मतलब जब से जीव बने हैं धरती के ऊपर, तब से ही पैरासाइट जो है हमारे साथ में। ठीक है, तब से ही पैरासाइट हमारे साथ में है। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे कि हमें पता है कि जो पैरासाइट है वो यूकैरियोटिक सेल बनी होगी स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रोकैरियोट में भी हमने देखा है। पहले प्रोकैरियोट से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा इस चीज़ को, फिर हम यूकैरियोट पे चलते हैं।
प्रोकैरियोट के अंदर हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है ना? वो प्लाज्मिड देखो ये न्यूक्लिक एसिड है, किसका है? डीएनए, तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ये किसमें है? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है? और इसी बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड भी है, ठीक है? ये प्लाज्मिड भी है। अगर ये प्लाज्मिड यहाँ पर कंपैटिबिलिटी शो नहीं करता तो इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, किल कर दिया जाएगा, ठीक है? और अगर ये इसके लिए कोई फ़ायदा देता है तो इसको रखा जाएगा, ठीक है ना? अब ये प्लाज्मिड अपने रेप्लिकेशन के लिए कुछ चीज़ें इससे भी काम लेता है। न्यूक्लिक एसिड से, जो बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड होता है, इससे भी कुछ चीज़ें काम लेता है। मतलब ये कहा जाए तो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो डीएनए का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं इसके आधार पर, इस बैक्टीरिया के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भई जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, पैरासिटिज़्म भी उसी समय उसी के साथ में इवॉल्व हो गया। मतलब पैरासिटिज़्म आज से नहीं है, पैरासिटिज़्म जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है, जब से जीव जो है बड़े आकार के बने हैं या उन्होंने अपना निर्माण किया है, तब से ही ये पैरासिटिज़्म जो है क्या हो गया है? इवॉल्व हो गया है, साथ ही चल रहा है, ठीक है? मतलब ये पैरासिटिज़्म जो है वो एक प्रकार से जीवन के अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है, बार-बार इनहेरिटेड होता रहता है, ठीक है ना? तो ये पैरासिटिज़्म एक प्रकार से इनहेरिटेबल पार्ट है, इसका जीवन का, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस बात को कि पैरासिटिज़्म इज़ इनहेरिटेड टू लाइफ़, ठीक है ना? ये लाइफ़ में इनहेरिटेड है पैरासिटिज़्म, मतलब हमेशा चलता रहेगा, ठीक है? इस धरती के ऊपर ऐसा कोई सा भी ऑर्गेनिज़्म नहीं है या इसके ऊपर ऐसी कोई स्पीशीज़ नहीं है जिसके अंदर पैरासिटिज़्म ना हो, ठीक है ना? ऑल ऑर्गेनिज़्म, जितने भी ऑर्गेनिज़्म हैं धरती के ऊपर, ठीक है ना? जितने भी धरती के ऊपर जो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ से हम याद रखेंगे इसको, और जितनी भी स्पीशीज़ है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, वो सब के अंदर कोई ना कोई पैरासाइट जो है वो पाया जाता है। पैरासाइट पाया जाता है, हर स्पीशीज़ के अंदर पैरासाइट अवेलेबल है, कोई सी भी स्पीशीज़ हो। अब जैसे हम यूकेरियोट्स की बात करें तो हमने प्रोकैरियोट की बात कर ली, आपको समझ में आ गया कि पैरासाइट इसके अंदर है, ठीक है? यूकेरियोट की बात करें तो यूकेरियोट सेल में पैरासाइट की फॉर्म में हमारे पास में कौन आया? माइटोकॉन्ड्रिया आया, ठीक है? और कौन आया आपके प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट आया, ठीक है ना? क्लोरोप्लास्ट आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया। ये भी एक प्रकार के क्या है भैया? पैरासाइट ही है, क्योंकि हमने पैरासिटिज़्म पढ़ा था। पैरासिटिज़्म वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज़्म दूसरे ऑर्गेनिज़्म के अंदर या ऊपर रहता है और उससे फूड गेन करता है, मतलब भोजन प्राप्त करता है। यहाँ देखिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप का जीवन चलाने के लिए न्यूक्लियस की मदद करते हैं, न्यूक्लियस की मदद लेते हैं और इस न्यूक्लियस की वजह से ये अपना काम कर पाते हैं, ठीक है? बाद में ये सिम्बायोटिक हो जाते हैं, हमने देखा था, म्यूचुअलिज़्म वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, वो भी एक प्रकार का पैरासिटिज़्म ही है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? पैरासाइट हम उसी को ही नहीं कहते कि सीधा रोग पैदा करते, है ना? पैरासिटिज़्म हम उसको भी कहते हैं कि ये यहाँ पर परजीवी के रूप में रह रहा है, ठीक है? इसको निकाल देंगे हम तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब इन दोनों का एसोसिएशन कैसा हो गया? सिम्बायोटिक हो गया। जैसे यूकेरियोटिक सेल के अंदर अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल देंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी और सेल मर जाएगी। तो अब इनका जो सिस्टम हो गया ना वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब इसको हम नहीं निकाल सकते। लेकिन ये जब शुरू में आया होगा तो एज़ ए पैरासाइट ही आया होगा भोजन के लिए, कुछ ना कुछ लेने के लिए आया होगा यहाँ पर। लेकिन इसने देखा कि यहाँ अपनी दाल गलने वाली नहीं है तो भैया कुछ तू ले ले और कुछ मैं तेरे को दे देता हूँ। इस वजह से इन्होंने अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर बना लिया, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग है पैरासिटिज़्म की, ठीक है ना? पैरासिटिज़्म की जो स्टार्टिंग है वो कुछ ऑर्गेनिज़्म ने अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अप्लाई करी, ठीक है ना? मतलब इन्होंने ये अडॉप्ट कैसे किया? देखो एक सेल के अंदर ये चला गया होगा, एक सेल के अंदर ये चला गया, यहाँ पर इसने कुछ फ़ायदा दिया होगा, सेल ने मल्टीप्लिकेशन किया, इसने भी इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन किया, ये न्यूक्लियस ने मल्टीप्लिकेशन किया और माइटोकॉन्ड्रिया ने मल्टीप्लिकेशन किया। 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों में डिवीज़न हुआ, एक इस सेल में चला गया, एक इस सेल में चला गया।
तो ये पैरासाइट जो है इस सेल डिवीजन के साथ साथ ही कहाँ चले गए, एक सेल से दूसरी सेल में जाते रहे और आज ये एडॉप्ट हो गए। ऐसे कैसे? मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो पैरासिटिज्म है वो पैरासिटिज्म की जो लाइफ है, यानी कि पैरासाइट की जो लाइफ है वो अडॉप्ट की गई है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है ना? किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके थ्रू? मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है? इवोल्यूशन की हर स्टेज में हमें पैरासाइट जो है वो देखने को मिलता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, देखो इस चीज को आप समझो, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर की बात करें हम, जैसे कि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में बात करें हम कि आपका अमीबा है, अमीबा। ठीक है? अमीबा से लेकर ह्यूमन तक की अगर आप बात करोगे तो ह्यूमन तक में जितनी भी सेल आती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, हर सेल का, हर ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसकी अगर आप बायोकेमिस्ट्री देखोगे तो वो लगभग सेम ही मिलती है हमें। मतलब अमीबा में भी वो सारी क्रियाएं की जाएंगी जो ह्यूमन के अंदर की जाती है। ठीक है? और अमीबा की कोशिका का जो बायोकेमिकल कंपोजिशन है वो बायोकेमिकल कंपोजिशन ह्यूमन की सेल का भी है, सेम ही है। ठीक है ना? मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी कोशिकाएं हैं, अमीबा से लेकर, एक कोशिकीय जीवों से लेकर बहुकोशिकीय एडवांस जीवों तक, ये जितनी भी कोशिकाएं हैं इन सब का बायोकेमिकल कंपोजिशन कैसा है? बायोकेमिकल कंपोजिशन कैसा है? सेम है। तो बायोकेमिकल कंपोजिशन सेम है तो इसका मतलब है कि इनका जो पूर्वज था, इनका जो एंसेस्टर था, वो भी कैसा होगा? सेम ही होगा। ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना? मतलब जो ऑर्गेनिज्म आज के ज़माने में अवेलेबल है हमारे पास में, या जो नहीं भी हैं, उनका भी बायोकेमिकल कंपोजिशन हमारे जैसा ही था। अगर उनका बिगड़ा होगा इसलिए वो उनका इवोल्यूशन, मतलब वो उनका आगे उत्पत्ति नहीं हुई, आगे वो चले नहीं और वो मर भी गए। ठीक है? तो लाखों सालों पहले जो पहला ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ होगा, उसका बायोकेमिकल कंपोजिशन आज के जो ऑर्गेनिज्म है उनके बायोकेमिकल कंपोजिशन से मैच करता है। ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि पैरासिटिज्म जो है ना वो आज का नहीं है। पैरासिटिज्म हज़ारों सालों से चलता हुआ आ रहा है और जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से पैरासिटिज्म भी चलता हुआ आ रहा है। कहने का मतलब ये है। तो इसकी उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति के साथ हुई है और इवोल्यूशन भी जैसे-जैसे जीवों का इवोल्यूशन होता गया, वैसे-वैसे पैरासिटिज्म का भी इवोल्यूशन होता गया। इसमें भी बदलाव होते गए और ये चलता रहा। ठीक है? ये बात समझ में आई? ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि पैरासाइट के बिना हमारा जीवन जो है वो नहीं है। अगर देखिए मान लीजिए जो यूकेरियोटिक सेल है और जिस यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेज़ेंट है, इस सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट को निकाल दो, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। कोई भी यूकेरियोटिक सेल है, उस यूकेरियोटिक सेल से आप माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दो, क्या वो एटीपी का फ़ॉर्मेशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इस अर्थ के ऊपर जितने भी जीव हैं, उनका विदाउट पैरासिटिज़्म जीवन ही पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं, यहाँ पर नोट्स के रूप में हम लिख लेते हैं इसको। तो ये जो पैरासिटिज़्म है, ये स्टार्ट हुआ है कब से? बिलियंस ईयर्स एगो। बहुत सालों पहले ये पैरासिटिज्म जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई? तो पैरासिटिज्म का बिगिनिंग जो है, इसकी जो शुरुआत है, ठीक है ना? ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या की गई है? एडॉप्ट की गई है। ठीक है ना? तो पैरासिटिज्म को क्या किया गया है? पैरासिटिज्म को एडॉप्ट किया गया है इसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जीवों ने इस पैरासिटिज्म को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है? क्योंकि पैरासिटिज्म जो है ना, वो इवोल्यूशन के अर्ली स्टेज से ही पाया जा रहा है। मतलब पहली जो सेल बनी होगी उसके अंदर भी पैरासाइट अवेलेबल है, जैसा कि हमने अभी एविडेंस के आधार पर समझने की कोशिश करी कि ये भी पैरासिटिज्म का ही एक उदाहरण है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है किसके? विदाउट पैरासिटिज्म, विदाउट पैरासिटिज्म। कैसे नहीं है? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल में क्या नहीं बनेगा? एटीपी नहीं बनेगा। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो वो
फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से ह्यूमन की जो आहार नाल है उसके अंदर ह्यूमन की जो आहार नाल होती है, उस आहार नाल की जो छोटी आंत होती है जिसे बोला जाता है इलियम, इस इलियम के अंदर पाए जाते हैं छोटे-छोटे माइक्रोब्स, जो कहलाते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारी कोलन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? कोलन, इसे बोला जाता है कोलन। तो ये जो कोलन होती है, इस कोलन के अंदर जो ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारे उन कंटेंट्स को यूटिलाइज़ करते हैं जिन कंटेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे लिए अनयूजुअल होते हैं। और इनका कोलाई के इस ई कोलाई का इस कोलन के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास कहाँ से आता है? पानी के साथ आता है। तो हमारे साथ भी पैरासाइट है, ठीक है? बहुत सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारी त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं? वो यहाँ पर हमारी जो त्वचा होती है, उस त्वचा से हमारे जो हार्मफुल केमिकल जो बाहर से हमारी त्वचा को संपर्क करते हैं, उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? कुछ माइक्रोफ्लोरा जो हमारी त्वचा के ऊपर होते हैं, वो कुछ फंगस को डिग्रेड करते हैं, उनके केमिकल्स को डिग्रेड करने का काम करते हैं, वो हमारी त्वचा को साफ रखने का भी काम करते हैं। लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये एज़ ए डिज़ीज़ के रूप में फंक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई? चलिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि पैरासाइट जो है हमारे साथ शुरू से रह रहे हैं। तो कब आए होंगे? तो ये तो हमें पता है कि जो लाइफ़ है, जीवन जो है, जीव जो है, वो धरती पर आया था, अर्थ के ऊपर कब आया होगा? धरती के ऊपर ये आया है लगभग 4.4 से 3.8 बिलियंस ईयर एगो ये धरती पर जीव आया, ये माना जाता है। मतलब कुल मिलाकर 3.5 बिलियन साल पहले धरती पर जीव आया होगा, ठीक है? उस समय हमें पता है कि जो सेल थी, वो सेल एकदम खोल था, खाली खाली जगह थी, कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना? इसमें केवल साइटोप्लाज़्म जैसी कोई स्ट्रक्चर रही होगी या कुछ पदार्थ रहे होंगे, है ना? उसी के अंदर यहाँ पर कुछ न्यूक्लियर मटीरियल का फ़ॉर्मेशन हुआ होगा। बाकी कोई दूसरी सेल होगी, उस दूसरी सेल के अंदर कोई दूसरे तरह का न्यूक्लियर मटीरियल बना होगा और ये सेल का न्यूक्लियर मटीरियल इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ होगा। इस तरह की पॉसिबिलिटी है जीवन में, ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर ये देखो, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर कुछ मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुए होंगे। मॉलिक्यूल यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर भी कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हुए और ये यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल जो है इस सेल ने ले लिए या नहीं भी लिए हों, दोनों ही कंडीशन बनती है। तब भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरासिटिज़्म है वो किस लेवल पे है? मॉलिक्यूलर लेवल पर है। क्योंकि ये सेल की उत्पत्ति अपने आप तो ये तो हो ही नहीं कि भई सेल पूरी की पूरी सेल बन गई हो। पूरी की पूरी सेल तो बनी नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धरती पर ये जो जीव आया है वो 4.4 से 3.8 बिलियंस ईयर एगो आया है, ठीक है ना? और ये किसके थ्रू आया है? ये बना है मॉलिक्यूलर पैरासिटिज़्म की वजह से। मॉलिक्यूलर पैरासिटिज़्म की वजह से आया। अब मॉलिक्यूलर पैरासिटिज़्म क्या मतलब क्या है? कि जैसे सेल ने कुछ मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ट्रांसफ़र किए, ठीक है ना? कुछ इसने बाहर भी निकाले होंगे, कुछ अपने अंदर भी लिए हैं। तो इस वजह से डे बाय डे ये अपना चेंज करती रही और रेप्लिकेशन करती रही, डे बाय डे अपना चेंज करती रही। इस वजह से आज हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जीनोम है, वो जीनोम भी एक प्रकार का पैरासाइट ही है। समझ में आई बात? ठीक है? अब देखो, जैसे कि हम बात करें ह्यूमन की सेल की, ह्यूमन सेल में बहुत सारे ऐसे जो है कंटेंट है या ऐसे जीन हैं जो केवल ह्यूमन सेल के अंदर ही नहीं पाए जाते, वो प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे जीन हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस करना है। अब ग्लाइकोलाइसिस हमें करना है, ह्यूमन को भी ग्लाइकोलाइसिस सेम तरीके से करना है और प्लांट को भी सेम तरीके से ही करना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, तो उसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो पर्टिकुलर सेम हुए होंगे, एनिमल में भी वही होंगे, प्लांट में भी वही होंगे, ठीक है ना? तो उनको बनाने वाले जीन जो है वो प्लांट में भी वही है और एनिमल में भी वही है। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई एनिमल जो है अपने आप डेवलप हुए हैं या प्लांट अपने आप डेवलप हुए हैं। ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जब एनिमल सेल बनी होगी, प्लांट सेल से एनिमल सेल बनी होगी या जब इवोल्यूशन हुआ तो जब ये 2 ब्रांचों में बँटे तो कुछ पोर्शन जो है हमने भी ले लिया इससे प्लांट से। मतलब एनिमल बने उस समय कुछ पोर्शन हमने भी प्लांट से ले लिया। इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी
कुछ मॉलिक्यूलर पैरासिटिज्म जो हमारे डीएनए के अंदर है वो मॉलिक्यूल प्लांट से हमें मिल गए, ताकि हम सेम तरह का प्रोसेस यहाँ पर कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी सेल एक जैसी है और हमारी सेल की बायोकेमिस्ट्री एक जैसी है, बायोकेमिकल कंपोजिशन सेम है, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो, ठीक है? फिर धीरे-धीरे ये कोशिकाएँ बदली, कुछ कोशिकाएँ चली गई किसके अंदर, कुछ प्लांट बन गई, कुछ एनिमल बन गई, है ना? फिर उनके बाद में उसमें मल्टीपल एसोसिएशन होते गए, दूसरी चीज़ें जुड़ती गई और उनमें बदलाव होता गया। क्लियर बात? समझ में आ गई है? ठीक है? तो ये जितनी भी आज के ज़माने में कोशिकाएँ हमारे पास में जो प्रेज़ेंट है, जो कोशिकाएँ हमारे पास आज भी अवेलेबल है, उस तरह की से रिलेटेड कोशिकाएँ हमारे एंसेंट जो एंसेस्टर हैं, उनके पास भी अवेलेबल थी। ठीक है? आज भी हमारे डीएनए जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो पुराने जो जीनोम है, पुराने जीनोम है, उनसे मैच करता है। ठीक है? एक स्टडी इसी तरह की गई थी कि हमारा डीएनए जो है, देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उसने कम बदलाव किया है। हमारे डीएनए ने तो काफ़ी बदलाव कर लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्टिक डीएनए जो है, इन्होंने कम बदलाव किए अपने आप में। तो कम बदलाव करने के लिए अभी भी इनके जो डीएनए हैं, वो लगभग-लगभग काफ़ी हद तक मैच करते हैं हमारे, चाहे वो अमीबा हो, चाहे उससे छोटा कोई प्राणी हो, ठीक है? मतलब जो यूकेरियोटिक सेल है, उसके अंदर ही पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया तो। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए अमीबा से और हमारा लगभग-लगभग मैच करता है, ठीक है? प्लांट का जो एक कोशिकीय पादप है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उनका और हमारा भी लगभग-लगभग मैच करता है। तो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है, वो जीवन के साथ-साथ ही हुआ है, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर पैरासिटिज्म जो है हमें क्लियरली ये बता देता है कि हम हमारे पास जो भी अ, जीनोम है, वो जीनोम एक सेल से दूसरी सेल में क्या हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसे एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है? ये जो ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट है, ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट, ठीक है? ये ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और ये अपना स्थान भी बदलते रहते हैं। कुछ अपनी जगह पर फ़िक्स हो जाते हैं और दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर दूसरी जगह जाकर फ़िक्स हो जाते हैं। इनको खोजा था किसने? बारबरा मैकग्लिगटन ने। बारबरा ने सबसे पहले खोजा था इसको। तो ये ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट होते हैं। ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट जो होते हैं वो वास्तव में डीएनए के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो एक डीएनए में एक जगह मिलते हैं और दूसरे डीएनए में वो दूसरी जगह मिलते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं हम ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट, ठीक है? तो ये ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट एक प्रकार के क्या थे? पैरासाइट थे। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक प्रकार के पैरासाइट है और ये पैरासाइट किस लेवल के हैं? ये पैरासाइट मॉलिक्यूलर लेवल के हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के ये पैरासाइट है, ठीक है? तो ये जो पैरासिटिज़्म है, ये हमें बताता है कि वास्तव में हमारे पास में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना? जो डीएनए सीक्वेंस है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट है, वो एक प्रकार के मॉलिक्यूलर पैरासाइट है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रांसपोज़ेबल एलिमेंट है, वो एक प्रकार के क्या है? मॉलिक्यूलर पैरासाइट है, ठीक है? कह सकते हैं हम ये बात। अब ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, ये प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूकेरियोट में भी पाए जाते हैं। ये दोनों, ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और दूसरा किस में होते हैं? यूकेरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो हम इनको बोलते हैं इंसर्शन सीक्वेंस यानी कि आईएस, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है? और जो यूकेरियोट सेल होती हैं, यूकेरियोटिक जो कोशिकाएँ होती हैं, उन कोशिकाओं में हम इनको बोलते हैं जंपिंग जीन। क्या बोलते हैं इनको हम? जंपिंग जीन बोलते हैं, जो बारबरा मैकक्लिंटन ने किसके अंदर खोजा था? मेज के अंदर खोजा था, ठीक है ना? मक्का के अंदर खोजा था, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आई? तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है? ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या करते हैं? ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। एक जीनोम से दूसरी जीनोम में ट्रांसफर होते हैं और वहां से कुछ सीक्वेंस को लेके आते हैं और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं। देखो,
जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि ये कोई जीनोम है, ठीक है, और इस जीनोम के अंदर यहाँ पर ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट देखो कैसे काम करेगा कि जब इस डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये इस जगह चला जाएगा। कहने का मतलब ये, मान लो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, इस डीएनए में ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, लेकिन इसने क्या किया कि इस डीएनए का ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन भी अपने साथ में यहाँ पर जोड़ दिया। वो खुद तो था ही सही, खुद तो गया ही गया, साथ में डीएनए का कुछ पोर्शन भी वो अपना ले गया, ठीक है, यहाँ से ये पोर्शन अपना साथ में ले गया, मतलब इसकी एक्स्ट्रा कॉपी ये यहाँ से लेके जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। रेप्लिकेशन होगा, दो बनेंगे, जब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यहाँ से हटकर अलग जाएगा, मतलब यहाँ से कट करिए किसी दूसरे जीनोम के साथ में अटैच होगा, तब ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ जीन की कॉपी भी अपने साथ में लेके चला जाएगा। तो लेके चला जाएगा तो इस जीनोम में ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब इसकी दो कॉपी हो जाएगी। ऑलरेडी एक तो पहले थी सही इसके अंदर, जब रेप्लिकेशन हुआ, ये दोबारा से जब इसके साथ जुड़ा एक्स्ट्रा में, तो ये इसके साथ में एक कॉपी को अपने साथ में लेके चला गया, लेके चला गया, तो ये इसके पास में एक्स्ट्रा कॉपी यहाँ पर ये बन गई सेम जीनोम की। बात समझ में? तो ये जो भी इंसर्शन सीक्वेंस है, ठीक है, ये इंसर्शन सीक्वेंस यहाँ पर समान समान कॉपी के रूप में, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल कॉपी, समान कॉपी के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जीनोम के अंदर ये नई साइट पर जाकर ट्रांसफर हो, उस साइट पर नहीं होंगे, दूसरी किसी साइट पर जाकर ट्रांसफर होंगे। तीसरी पीढ़ी में देखो, अब ये इसके साथ ये जुड़ गया, जुड़कर आ गया, तो तीसरी पीढ़ी में हो सकता है ये नहीं ले जाए, लेकिन चौथी पीढ़ी में फिर से ये ले जाएगा। मान लो तीसरी पीढ़ी जो थर्ड थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें नहीं लेके गया, फोर्थ में भी नहीं लेके गया, लेकिन अभी चल रहा है, इसके साथ ही जोड़ रहा है। मान लो ये 10th नंबर की स्पीसी 10th नंबर की पीढ़ी के अंदर ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट फिर से इसके अंदर यहाँ पर कट लगा, और रेप्लिकेशन के दौरान तो ये रेप्लिकेट हो ही गया, कट लगा, और फिर ये यहाँ से निकल कर चला गया कहाँ पर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ पर जाकर अपना जो है इसने रंग दिखा दिया इस तरह का, ठीक है। तो अब ये 1 2 और 3 तीन सीक्वेंस को अपने साथ में लेकर आ गया, 1 2 और साथ में एक और नई सीक्वेंस जो है वो भी ये यहाँ से उठा के लेके चला गया, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो फिर से ये डीएनए जीनोम जो है वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंसर्शन है, इस इंसर्शन की वजह से दो तरह की कंडीशन बनती है। अब चूंकि जीनोम जो है जितना बड़ा होगा किसी डीएनए में उतना ही रहेगा, तो क्या होगा, कुछ पोर्शन को काट दिया जाएगा, जैसे इसके अंदर से ये कम हो गया ना, ये कम हो गया और ये इसमें बढ़ गया, तो क्या हो सकता है, तो ये जो इंसर्शन है, इस इंसर्शन की वजह से ये डीएनए का ये जो आईएस एलिमेंट है, यानी कि जो आपके जंपिंग जीन है, यानी कि आपके जो, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मोलिकुलर पैरासाइट, ठीक है, इसको हमने बोला ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, देखो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट बोला हमने इसको, इसको बोला हमने मोलिकुलर पैरासाइट, इसको बोला हमने जंपिंग जीन, ये नाम दिया हमने इसको, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है, जब ये इंसर्ट होगी, या फिर हमने इसको इंसर्शन सीक्वेंस बोला, ये जब इंसर्ट होगी तो ये डिलीशन भी कर सकती है डिलीशन, ठीक है। ये इन्वर्जन में भी कर सकती है, मतलब कि ये इन्वर्टेड भी यहाँ पर जुड़ सकती है, इन्वर्जन कर सकती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो आईआर सीक्वेंस पाई जाती है, ए एंड बी करके, ठीक है। और ये क्रोमोजोम के साथ एज इट इज फ्यूज भी हो सकती है, यानी कि ये फ्यूजन भी कर सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्रोमोजोम है, वो क्रोमोजोम एक प्रकार से पैरासाइट को लेकर चल रहा है, ठीक है। अब ये पैरासाइट को लेकर चल रहा है, तो जब इसके अंदर ये इस तरह के जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस है, ये पैरासाइट के फॉर्म में, जब डीएनए के साथ में ये इंसर्शन सीक्वेंस इसमें पैरासाइट के रूप में है, तो ये जीनोम हमारा प्लास्टिसिटी शो करता है। क्या शो करता है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि अपने आप में बदलाव कर लेता है, ठीक है। और जब ये अपने आप में बदलाव कर लेता है तो जीवों में क्या आ जाती है? विभिन्नताएं आ जाती है, और विभिन्नताओं की वजह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बदलाव हुआ नजर आता है, मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या दिखाई देते हैं? हमें चेंज दिखाई देते हैं,
बदलाव हो जाते हैं और इन बदलावों की वजह से ही हम उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि अगर कहा जाए एक तरीके से कि ये इस तरह के जो इंसर्शन सीक्वेंस है ये कहाँ से आए होंगे? तो ऐसा माना जाता है कि ये इस तरह के सीक्वेंस जो है इनकी उत्पत्ति हुई है वायरस से। किससे हुई है? वायरस से। ठीक है ना? मतलब इनका ओरिजिन हुआ है वायरस से या फिर इनका ओरिजिन हुआ है रेट्रोवायरस से। ठीक है? इन रेट्रोवायरस या इन वायरस को कहा गया है कंट्रोल एलिमेंट। क्या कहा गया है? कंट्रोल एलिमेंट। सीई कहा गया है। कंट्रोल एलिमेंट कहा गया है। ये कंट्रोल एलिमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आए? ठीक है? कोई सवाल यहाँ तक में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई कि ये इस तरह से ट्रांसफ़र हुए होंगे। अब जैसे हम बात करें कि हमारे पास में जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है? बैक्टीरिया है, इसके अलावा हमारे पास में वायरस है, वायरस, ठीक है? इन सब के पास में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट पाया जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट जो है इनके पास में पाया जाता है। जैसे बैक्टीरिया के पास में क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है? वायरस की बात करें तो वायरस के अंदर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो फेज होते हैं, वो फेज जब इंटीग्रेशन करते हैं किसके साथ में? बैक्टीरियल डीएनए के साथ में। तो क्या करते हैं ये इंटीग्रेशन के साथ-साथ में जो फेज का जो डीएनए होता है, वो कुछ बैक्टीरियल डीएनए को भी लेके आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है ये इंटीग्रेटेड हो जाता है। मतलब ये आपस में जुड़ा हुआ रह जाता है, ठीक है? तो जो फ्रेगमेंट बैक्टीरिया से आया है, वो फ्रेगमेंट उस फ्रेगमेंट के साथ में फेज जो है अपना कुछ डीएनए जोड़ देता है और इसको फिर से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये ट्रांसफ़र कर देता है। वहाँ पर ये आराम से आसानी से मल्टीप्लाई कर पाता है। ये पढ़ा होगा आपने ट्रांसडक्शन के अंदर। किसके अंदर पढ़ा है हमने ये? ट्रांसडक्शन के अंदर। ट्रांसडक्शन में ये प्रोसेस होता है, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं प्राइम, ठीक है ना? प्राइम ट्रांसडक्शन। देखो अब वो प्रोसेस तो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, आपको समझा सकता हूँ छोटा-सा। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज बैठा है यहाँ पर, ठीक है? इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया? अपना डीएनए इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक? अब इसने लाइसोजेनिक साइकिल चलाया, लाइसोजेनिक साइकिल चलाया तो इसने क्या किया? इस डीएनए के साथ में अपना डीएनए जोड़ दिया। अपना डीएनए मतलब ये ब्लू कलर का डीएनए जोड़ दिया, ठीक है? अब ये कुछ ज़्यादा समय तक रहता नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये यहाँ से क्या होगा? हटेगा, हटेगा तो इस डीएनए का कुछ पार्ट भी अपने साथ में ले जाएगा। तो यहाँ पर जब ये हटा यहाँ से, हटा तो ये थोड़ा-सा पोर्शन जो है अपना इसका ले गया, रेड कलर वाले डीएनए का भी साथ में ले गया। मतलब ब्लू तो था ही सही, साथ में थोड़ा-सा क्या ले गया ये अपने साथ में? रेड कलर वाला पोर्शन भी ले गया। अब ये ट्रांसफ़र हो गया किसके अंदर? किसी थर्ड बैक्टीरिया के अंदर। ये थर्ड बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के अंदर ये ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पर। ट्रांसफ़र हो गया तो इसके साथ में ब्लू और ये जो रेड कलर वाला पोर्शन भी चला गया। इस बैक्टीरिया के पास में ऑलरेडी तीसरे तरह का डीएनए है, ठीक है? अब इसके साथ फिर से इंटीग्रेट हो गया, फिर से ये ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, होस्ट के आधार पर, जो इनका होस्ट होता है उसके इसके अनुसार अपने अंदर बदलाव करते रहते हैं। और इन बदलावों की वजह से ये इस होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, ठीक है? ये अकेले नहीं हो सकते। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि ये डीएनए है। अब ये डीएनए अकेला यहाँ पर क्या नहीं कर सकता है, अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। इसको किसी न किसी रूप में बैक्टीरियल डीएनए की रिक्वायरमेंट होगी। इसी प्रकार से बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो प्लाज़्मिड है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला जो प्लाज़्मिड है, इस प्लाज़्मिड को भी किसी न किसी रूप में इस न्यूक्लियर डीएनए की ज़रूरत होगी। मतलब ये जो इसका जो जीनोम है, इसका जो जीनोम है, इस जीनोम से कुछ पोर्शन, कुछ काम करवाएगा ये प्लाज़्मिड, तभी इसका रेप्लिकेशन कर पाता है खुद का, अदरवाइज़ नहीं कर पाता है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लाज़्मिड इस न्यूक्लियोइड के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह से ये बैक्टीरियोफ़ेज का जो जीनोम है, ये भी कहीं न कहीं बैक्टीरियल जीनोम के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है?
ठीक है, चलिए। तो हम और बात इसकी और आगे एक्स्ट्रा कुछ बात करें तो जो ये जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, ये एलिमेंट ऐसा नहीं है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इनका कोई इफेक्ट नहीं है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी यूकेरियोटिक सेल होती है, उस यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन जो है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियर डीएनए से भी होता है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीज़ें नहीं बनाता, कुछ पोर्शन जो है वो डीएनए से ट्रांसफर होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रोटीन का कुछ पोर्शन जो है वो डीएनए से ट्रांसफर होता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और तभी माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने एटीपी का फॉर्मेशन कर पाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 4-5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीसोम होता है उसमें इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। तो ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 5 में से जो सबसे लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स का कुछ भाग, मतलब जो 5th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, इस सेकंड नंबर का कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है। हाँ, सेकंड नंबर का, शायद सेकंड नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसका कुछ भाग जो है वो न्यूक्लियर डीएनए बनाता है। तभी ये कॉम्प्लेक्स जो है अपना फंक्शन कर पाता है, अदरवाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, इनको न्यूक्लियर डीएनए की ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर डीएनए है, अब न्यूक्लियर डीएनए में ये कहाँ से आए, ये एलिमेंट कहाँ से आए? डेफ़िनेटली इन्होंने अपने डीएनए से ये न्यूक्लियर कंटेंट किसको ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे न्यूक्लियस को। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ने कुछ जीन या डीएनए का कुछ पोर्शन जो है वो डोनेट कर दिया किसको, न्यूक्लियस को। ताकि ये न्यूक्लियस को हमेशा ये लगता रहे कि भई ये हमारा ही कंटेंट है और ये इसके लिए प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन का यूटिलाइज़ेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर डीएनए है, वो भी ओरिजिन जो हुआ है, विशेषकर किसके थ्रू हुआ है, ऑर्गेनेल, जो भी जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल हैं, उनके डीएनए से ही हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात करने पर हमें ये पता चलता है कि वास्तव में हमारा जो क्रोमोसोम है, जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, या जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास में कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है या कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, वो एक प्रकार से प्रिमिटिव मॉलिक्यूलर पैरासाइट्स है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना? इस बात को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे पास है या बैक्टीरिया के पास है, या बैक्टीरिया का जो प्लाज़्मिड है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, वो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का मॉलिक्यूलर पैरासाइट है जो हमारे पास में है, और ये एक प्रकार से हमारे इवोल्यूशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन के जीनोम के साथ में अटैच हो जाते हैं, वहाँ पर ये अपने काम करते हैं, ठीक है? इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज़्म होता है उनके अंदर डाइवर्सिटी बनती है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम, सिंपल सा, देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है? और इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक प्लाज़्मिड है, ठीक है? अब ये जो प्लाज़्मिड है, ये तो इसका न्यूक्लियोइड मान लेते हैं अपन, ठीक है? अब एक बैक्टीरिया और है जिसके पास में कोई दूसरा प्लाज़्मिड है, दूसरा प्लाज़्मिड मतलब ये मान लेते हैं हम रेड कलर का प्लाज़्मिड है। ये ग्रीन कलर का प्लाज़्मिड मान लेते हैं कि ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है, और ये मान लेते हैं कि हम ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट है, ऐसा मान लेते हैं। तो इन 2 प्लाज़्मिड की वजह से, इन पैरासाइट की वजह से, इन 2 प्रकार के पैरासाइट के, अब यहाँ प्लाज़्मिड की जगह हम इनको पैरासाइट ही बोलेंगे क्योंकि हमने सीख लिया कि ये एक प्रकार के क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर पैरासाइट है। ठीक है ना? ये हमें समझ में आ गया कि ये एक प्रकार के क्या है, मॉलिक्यूलर पैरासाइट है। और कैसे पैरासाइट है मॉलिक्यूलर पैरासाइट, ये एंसेस्टर पैरासाइट है हमारे, एंसेस्टर, ठीक है ना? हमारे बहुत पहले से हमारे साथ चले आ रहे हैं, मतलब इन बैक्टीरिया के साथ चले आ रहे हैं, हमारे साथ का मतलब इन बैक्टीरिया के साथ चले आ रहे हैं, तो इन बैक्टीरिया के लिए एक प्रकार के एंसेस्टर पैरासाइट हो गए, ठीक है ना? अब देखो, जब ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की खास बात क्या होगी, क्योंकि ये हमेशा एम्पिसिलिन से क्या रहेगा, रेसिस्टेंट रहेगा। आप इसको कितनी एम्पिसिलिन दे दो, एम्पिसिलिन इसको नहीं मार सकती। इसी प्रकार से ये बैक्टीरिया हमेशा टेट्रासाइक्लिन से क्या रहेगा, रेसिस्टेंट रहेगा, इसको कोई टेट्रासाइक्लिन डिलीट नहीं कर सकती, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि
इनकी वजह से, इस पैरासिटिज्म की वजह से ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया में कुछ स्पेशलिटी बन गई है। ये कुछ स्पेशलिटी इनके अंदर कॉज हो गई है और इस स्पेशलिटी की वजह से ये बैक्टीरिया किल नहीं हो सकते, मर नहीं सकते। मतलब इन्होंने अपने अंदर ये एडेप्टेशन धारण कर लिया है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो भी कंटेंट इवोल्यूशन के थ्रू जीनोम के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों बैक्टीरिया एक प्रकार से डाइवर्स हो गए। हम ये जिसके पास ये प्लाज्मिड है उसको हम एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बोलेंगे, जिसके पास ये प्लाज्मिड है उसको हम टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया बोलेंगे। तो इन दो बैक्टीरिया के अंदर कुछ डाइवर्सिटी फॉर्म हो गई। एक उदाहरण बता रहे हैं हम डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी किस तरह से फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हो गए। अब मान लीजिए एक तीसरा बैक्टीरिया है जिसके पास में ये दोनों ही प्लाज्मिड आ गए। कौन सा आ गया? आपका ग्रीन वाला भी आ गया एक, और एक जो है रेड वाला प्लाज्मिड भी आ गया। ठीक है ना, ये दोनों प्लाज्मिड इसके पास आ गए। इसका मतलब है कि अब ये तीसरे तरह की स्पीसीज बन गई जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से इन मोलिकुलर पैरासाइट्स की वजह से जीवों में क्या आती है? डाइवर्सिटी आती है। और इस तरह की डाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी कहलाती है जीनेटिक डाइवर्सिटी। कौन सी डाइवर्सिटी कहलाएगी? जीनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है, तो इन पैरासाइट की वजह से जीवों में क्या आती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि ये डिलीट भी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? डिलीट भी हो जाते हैं। अब मान लीजिए अगर इसमें से किसी में से एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो डिलीट हो गया, तो फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मर जाएगा। मरेगा ही नहीं मरेगा, क्योंकि ये अपने आप को बचा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जब तक ये रहेगा तब तक कुछ ना कुछ एडवांटेज जो है अपने होस्ट के पास में ये देके रखेगा। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। अब यही कहानी अगर हम यूकेरियोट की बात करें, तो यूकेरियोट में भी इस तरह की चीज़ें बननी तो शुरू हुई होंगी, लेकिन किसी न किसी कारण से वो क्या है? फेल हो गई। फेल कैसे हो गई? क्योंकि देखो जैसे बैक्टीरिया के सॉरी यूकेरियोटिक सेल है, हाँ, कोई भी यूकेरियोटिक सेल है, उस यूकेरियोटिक सेल के अंदर एक बार पैरासाइट चला गया आपका, ये यूकेरियोटिक सेल है और इस यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया चला गया। ठीक है, इसके बाद में हम कहें कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर ये आपका क्लोरोप्लास्ट भी चला गया, किसी न किसी तरीके से चला गया। लेकिन कोई और दूसरे मोलिकुलर पैरासाइट भी इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड वगैरह भी ट्रांसफर होने की कोशिश किए होंगे। ठीक है, वायरस का डीएनए भी इसके अंदर जाने की कोशिश करा होगा। इसके अलावा कुछ दूसरे और मोलिकुलर ऑर्गेनिज्म के जैसे विरियन है, ये इसके अंदर जाने की कोशिश करे होंगे। प्रियन है, प्रियन इसके अंदर जाने की कोशिश करे होंगे। लेकिन ये सब क्या हो गए? फेल हो गए। ये यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि पावरफुल जो टूल है यहाँ पर, पावरफुल जो पार्ट है वो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने इनको पनपने नहीं दिया यहाँ पर। तो इसलिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये जो प्रीडेशन का या पैरासिटिज्म का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? बंद हो गया, खत्म हो गया। अब प्रोक्यूरेट ने तो क्या कर लिया? इस पैरासिटिज्म को अडॉप्ट कर लिया, अच्छे से अडॉप्ट कर लिया और वो आज भी उसी के साथ बने हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं हम कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ही नहीं, हमारा जो पूरी की पूरी सेल है वो एक प्रकार की काइमेरा सेल होती है। काइमेरा का मतलब क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो कि एक सेल, हम यहाँ एक लिख देता हूं मैं, जो यूकेरियोटिक सेल होती है ना, यूकेरियोटिक सेल, ये यूकेरियोटिक सेल का डीएनए और पूरी की पूरी सेल, यूकेरियोटिक की पूरी सेल एक प्रकार की क्या है? काइमेरा है। काइमेरा का मतलब होता है दोहरी प्रकृति वाला। काइमेरा का मतलब क्या होता है? दोहरी प्रकृति वाला। अब हमारी सेल तो बहुत सी प्रकृति शो करती है ना? यूकेरियोटिक सेल जो होती है, यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, यूकेरियोटिक जो सेल है वो तो बहुत ही ज्यादा प्रकार के हेटेरोजेनिक सेल है। ठीक है ना, बहुत ही डाइवर्स तरह से व्यवहार करती है। ठीक, देखो क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो डीएनए कंटेंट है वो भी आधे अधूरे हमारे खुद के नहीं है। मतलब खुद सेल ने इवोल्व नहीं किया है उनको, वो कहीं ना कहीं से उसने लिया है। सेल ने ये जो भी डीएनए कंटेंट है ये पूरा कंप्लीटली इसने खुद ने ग्रो नहीं किया है। ये इसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है हमारा यूकेरियोटिक सेल ने वो लिया है ना? कभी किस ऑर्गेनिज्म से लिया होगा, कभी किस ऑर्गेनिज्म से लिया होगा। इवोल्यूशन के अंदर, इस इवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना जाता है धरती के ऊपर, कि ऐसा हुआ होगा।
ठीक है ना? तो उसकी वजह से हमारी सेल के अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी, जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें डाइवर्सिटी खोज हो गई और उस डाइवर्सिटी की वजह से ही हमारी सेल क्या है, काइमेरा है। काइमेरा का मतलब होता है दोहरी प्रकृति की या बहुप्रकृति। बहुप्रकृति की मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होना। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे तरीके की चीज़ें होना। जैसे कि हमारी जो सेल है यूकेरियोटिक सेल, वो सारे काम करती है ना? पाचन, पोषण, उत्सर्जन वो सारे काम करती है। बहुत सारे तरह के एंजाइम फ़ॉर्म करती है, बहुत सारे तरह के प्रोटीन बनाती है। तो ये सब प्रोटीन या एंजाइम का जो फ़ॉर्मेशन है, ये एक प्रकार का क्या है, सेल के लिए काइमेरा है। ठीक है? समझ रहे हैं? फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर भी हमारे डिफरेंट-डिफरेंट टाइप की हो जाती है। किसकी बदौलत? सेल की बदौलत। सेल की वजह से हमारे फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक स्ट्रक्चर वो सब क्या होते हैं? डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है पैरासिटिज़्म की। देखिए, अब इसी तरह से हमने अभी पढ़ा था कुछ थोड़ी देर पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है ना? और दूसरे ऑर्गेनेल भी हैं। हालाँकि अभी उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है कि ये कहाँ से हमारे अंदर एंटर हुए, जैसे एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है ना? वगैरह-वगैरह। ये सब कैसे ट्रांसफ़र हुए हैं यूकेरियोटिक सेल में, अभी इसके बारे में फुल्ली हमारे पास में एविडेंस नहीं है। लेकिन जब हमारे पास ये एविडेंस भी कलेक्ट हो जाएँगे, तो हम वास्तव में ये कह पाएँगे कि हमारी सेल एक प्रकार से पैरासाइट का होस्ट है। क्या कहेंगे हम कि हमारी जो सेल है यूकेरियोटिक सेल है वो एक प्रकार से पैरासाइट का बहुत बड़ा होस्ट है जिसमें बहुत सारे पैरासाइट जो है वो बैठे हुए हैं और अब वो पैरासाइट एक प्रकार से हमारे लिए सिम्बायोटिक का काम कर रहे हैं और हमारी सेल ने वो सिम्बायोसिस जो है क्या कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। कुल मिलाकर इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीख पाए हैं कि वास्तव में जो पैरासिटिज्म है उसका इवोल्यूशन जीवन की उत्पत्ति के साथ ही हो गया था। जब सेल बनी या सेल डाइवर्स हुई यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकेरियोटिक सेल का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उसी समय ये पैरासिटिज्म भी इसके अंदर पहुंच गया। ठीक है ना? या हम ये कह सकते हैं कि पैरासिटिज्म तो पहले से ही जब जीवन की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति हुई होगी तो हम ये मान सकते हैं कि धरती के ऊपर सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वायरस जैसा ही हुआ होगा, ठीक है ना? जो नॉन रिएक्टिव था, एक प्रोटीन का खोल था और उस प्रोटीन के खोल में एक डीएनए जो है पार्ट वो इंक्लूड हो गया। ये ट्रांसफ़र होता गया एक सेल से दूसरी सेल में। कुछ सेल ने अपने अंदर साइटोप्लाज़्म ले लिया होगा। उस साइटोप्लाज़्म की बदौलत ये डीएनए जो है वो मूवेबल हो गया, एक सेल से दूसरी सेल में। इस तरह से ट्रांसफ़र होता हुआ चला गया होगा और इस तरह से ये जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इवोल्यूशन के दौरान ही पैरासिटिज़्म जो है वो इवॉल्व हुआ है और पैरासिटिज़्म की उत्पत्ति भी जीवन की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। ठीक है? यानी कि इसका ओरिजिन और उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। इवोल्यूशन जो है वो जीवन के साथ ही जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से ही ये पैरासाइट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इसको डिटेल में समझा है। ठीक है? एक-एक लाइन को हमने क्लियर किया है, जो भी नोट्स के अंदर लिखी हुई है। नोट्स आपको अवेलेबल है ही सही। आप नोट कर लेंगे। मैंने यहाँ नोट नहीं किया है उनको, ठीक है ना? एक-एक लाइन को नोट करना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी लंबा हो जाता क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी था चीज़ों को, क्योंकि वो स्पेसिफ़ाई होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप नोट्स जो है वो लिख लेंगे वेबसाइट से, आपको पता है कहाँ से आपको लिखना है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ पैरासिटिज़्म। पैरासिटिज़्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग जो है जब भी आपके पास नोटिफ़िकेशन पहुँचे, तुरंत क्लास को क्या करें, जॉइन कर लें, ताकि हम लोग जो है